इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद करता है। और इधर जो मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ, इस्लामाबाद में आकर इक़्तिदार के ऐवानों में झांकने के कभी इत्तफ़ाक़ हुआ, खटखटाने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। और मैं ये देखता हूँ कि चलते चलते बताता चलूँ कि बजट के हवाले से ये जो हमारे पूरे मुल्क से जो MNAs आते थे, क्योंकि फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, एदाद व शुमार पर इनकी बड़ी गिरफ्त है, वैसे शमस इस्लाम भी साथ होंगे। एक सुना है कि 1 अरब 17 करोड़ रुपए के इन लोगों को टिकट दिए गए हैं ताकि ये मुल्क में आकर बजट को डिस्कस करें, यानी ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। और उसमें जो इनकी जो हाज़िरी थी वो 342 अरब में सिर्फ 57 ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इजलास अटेंड किए। ये तो सिर्फ इसका है, बाकी अगर मैं अलाउंसेस वगैरह बताऊँ तो यानी ये कर रहे हैं। और ये बजट क्या दिया है, जिसने आते ही शक्कर जो है 200 रुपये कर दी। सुना है कि 300 अरब रुपए खा गए। कपास, जिस चीज़ के बारे में सोचें, मुझे इल्म नहीं, पता नहीं, हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जब मुखातिब होते हैं तो सॉरी टू से वो मेरे ख्याल पूरी कौम को अहमकों की जन्नती में ही समझते होंगे कि वो जो कह रहे हैं उन पे मान रहे हैं। तो फ़ारूक सलीम साहब, ये जो हमारे अगर मईशत मस्बत इशारे होते हैं तो आमतौर पर वो कन्वर्ट होते हैं ना, कि वो आम लोगों को क्या हुआ, शक्कर हुई, पेट्रोल हुआ, डॉलर हुआ, कोई एक चीज़ उठा लें, हाँ भाई यहाँ ये फ़र्क आया, ये जो हमने इतने जो हमारी इतनी बरामदात बढ़ी या कम हुई, या हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज जो आया। फ़ारूक सलीम साहब जी, मुजाहिद साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, किसी भी मुल्क के जो ढांचे होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं, वो एक सियासी ढांचा होता है और एक माशी ढांचा होता है। ठीक। और किसी मुल्क को एनालाइज करने के लिए ये दोनों ढांचों को आप सोचिए कि गौर व फिक्र से इसको देखना होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों किस निज़ाम की तरफ ले जा रहे हैं, इन दोनों की हकीकत क्या है। ये हमारे यहाँ जो माशी ढांचा है, वो मैं जैसे पहले भी शायद आपसे शेयर कर चुका हूँ कि मेरे नज़दीक वो रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल है जो हमारा माशी ढांचा है। यानी कि रॉबिन हुड जो है वो अमीरों से पैसे छीना करता था और गरीबों में बांटा करता था। हमारा जो माशी ढांचा है वो मिडिल क्लास और गरीब खानदान जो है पाकिस्तान के, उनकी जेब से दौलत की मुंतकिली किस तरह करनी है। उन लोगों की जेब ऑलरेडी बड़ी गर्म है। ठीक। यानी कि अगर 4 करोड़ पाकिस्तान में बिजली के मीटर लगे हैं तो आईपीपीज जो हैं वो तो तकरीबन 4 से 5 दर्जन के करीब हैं। तो वो 4 करोड़ मीटर वाले जो हैं उनकी जेब से पैसा निकाल के वो 4 दर्जन जो 5 दर्जन जो आईपीपीज हैं उनकी जेब में मुंतकिली कैसे होनी है, ये बुनियाद है हमारे माशी ढांचे की। ठीक। अब अगर हम समझ पाए या ना समझ पाए, पिछले आप समझ लीजिए कि 50-55 साल से चाहे वो फौजी हुकूमत आ जाए, चाहे वो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम आ जाए, चाहे वो जो हम कहते हैं कि हाइब्रिड रजीम आ जाए, जो बुनियादी माशी ढांचा है वो वही चलता है, रिवर्स रॉबिन हुड वाला। दूसरी तरफ है सियासी ढांचा। जो सियासी ढांचा है उसमें यही है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत मांगती हैं, जमहूरियत पसंद हैं, लेकिन उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है। उनके अपने अंदर वही लीडरशिप है, वही डिक्टेटरशिप है, वही ऑटोक्रेसी है, वही चलते हैं। फिर आगे उनकी नई औलाद आती है, फिर वही औलाद जो है वो हुक्मरान बन जाती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा माशी ढांचा हो चाहे सियासी ढांचा हो, वो एग्जैक्टली डिलीवर कर रहा है जिसके लिए वो डिजाइन किया गया। सही। तो ये कहना कि हमारा माशी ढांचा फेल हो गया है, हमारा सियासी ढांचा काम नहीं कर रहा, मेरे नजदीक वो एब्सोल्यूट परफेक्ट काम कर रहा है। वो जिस चीज के लिए बनाया गया था वो डिलीवरी दे रहा है। ये लीजिए, आपने वो कर दिया। शम साहब, आपने हमारे, मैं रहनुमाई हासिल करता हूँ, फ़ारूक सलीम साहब ने उन्हें बता दिया। यानी ये जो आप लोग जो चैम्बर्स हैं और कॉमर्स हैं और फेडरेशन हैं और बजट से पहले सब जमा होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, तो वो जब आपसे गुफ्तगू कर रहे होते होंगे, मेरे ख्याल है यही कहते होंगे कि जी ये जो बता रहे हैं कि किस तरह गरीबों को से पैसा, उनके जो भी बेचारा, अब तो खैर वो खून भी नहीं है जो चूसा जाए, उनसे छीना जाए, लूटा जाए, और इन ताजरों, सनतकारों, अशराफियाओं, इनको जो है मालामाल किया जाए। अब ये चीनी का ही देख लें ना, कहते हैं जी 300 अरब रुपए जो शुगर मालिकान ने कमाए और आम लोगों को 200 रुपए में भी चीनी नहीं मिल रही। शम्स साहब,
अभी आपने जी जो बात कर रहे थे, मुजाहिद या साहब, फारूक साहब जो चीनी के बात करते हवाले हैं वो मैं से पहले तो सुन नहीं सका। जो आपने मेरे सवाल ऊपर रेज किया सवाल मैं उसका आपको जवाब देता हूँ कि मुल्क का जो माशी ढांचा है और जो मुल्क के अंदर जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर को और अगर आप पब्लिक सेक्टर से कंपेयर करते हैं तो पब्लिक सेक्टर की प्रोडक्टिविटी ना होने के बराबर है, बहुत मामूली है। प्राइवेट सेक्टर ही है जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स कलेक्शंस इकट्ठी होती हैं, वो चाहे आप बाई फोर्स इकट्ठा कर लेते हैं, एट सोर्स डिडक्शन कर लेते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, और सैलरीड क्लास में भी बिजनेसेस जो हैं बड़े बड़े, उनके डायरेक्टर सैलरीज पे होते हैं, उसमें शामिल होती है। फिर आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेड है प्राइवेट सेक्टर करता है। तो ये कहना कि जब बजट तजावीज़ आती हैं और चैम्बर्स वहाँ जाकर अपने मुफाद की बात करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा आवाज़ उठाई है पूरे मुल्क के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए, बल्कि मासेस के लिए। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और चीनी के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने बेतहाशा जो इसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, और उस चीज़ को हाईलाइट किया है कि हुकूमत का जो माशी ढांचा है उसको तब्दील करने की जरूरत है। आप अगर पाकिस्तान की मैशियत को देखें तो वह आधा तीतर आधा बटेर है। एक तरफ आपसे ना वो रेगुलेटेड इकोनॉमी है और ना ही वो ओपन इकोनॉमी है, ये एक हौज पौज मिक्स्ड इकोनॉमी है। और इसमें क्रोनीज जो होते हैं, जो हुकूमती पावर कॉरिडोर में जो हुकूमत के लोग आसपास होते शम हैं, साहब माजरत के साथ, आप जो कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने ये किया और जो किया, अभी FBI बता रहा है, जो हम लोग सैलरीज पेशा लोग हैं, हमसे तो इन लोगों ने 370 अरब रुपए हमारे गरेमान पकड़ के छीन लिए। आपके रिटेलर ने और एक्सपोर्टर ने उसके आधे भी नहीं दिए पैसे। कहाँ आप लोग टैक्स देते हैं आप लोग? नहीं, यही मैं आपको, मुजाहिद साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं, आपको समझा दूं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का या किसी भी ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन का मेंबर जो है वो सिर्फ उस वक्त बनता है जब वो NTN होल्डर होता है, टैक्स पेयर होता है। और टैक्स पेयर की रिन्यूअल जो है, हर साल जो रिन्यूअल होती है वो उसकी रिटर्न के बाद उसकी रिन्यूअल की जाती है। तो आप जो ताजरों की बात कर रहे हैं, ये वो हैं जो आड़ती मंडियों में बैठे हुए हैं, अकबरी मंडी में या इधर उधर जो बैठे हुए हैं, जो आपके मामूली सी कंट्रीब्यूशन देते हैं लेकिन अरबों का वो टैक्स बचाते हैं। हम वही तो कह रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जब आप टैक्स रेट को तमाम लोगों पे यकसा तौर पे लागू करोगे, और जो सेक्टर आपने जहाँ पे एग्जेम्पशन दी है, आपको पता है जो आपका एलीट रूलिंग एलीट कैप्चर है उसको कितनी एग्जेम्पशन मिली हुई है, एक ह्यूज अमाउंट की एग्जेम्पशन है। और उस एग्जेम्पशन का जो गैप कवर करने के लिए हुकूमत आपके ऊपर टैक्स लगाती है, सैलरीड क्लास पे लगाती है, कंज्यूमर्स पे सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो टैक्स का ढांचा है वो एक फ्लॉड ढांचा बना हुआ है। आपने एट सोर्स टैक्स कलेक्ट करते हैं, या आपके इंपोर्ट के ऊपर आपके जो टैक्सेस आते हैं वो आते हैं, और फिर सैलरीड क्लास चले चले यहाँ तक आएगा। शम्स भाई, शम्स भाई देखिए, आप यहाँ तक आए ना। फारूक साहब, ये जो बात थी, अव्वल तो चैम्बर हमारे, ये लोग कहते हैं हम अशराफिया में नहीं आते, हम तो जो आप बयान कर रहे हैं उससे ये लगता है कि तमाम टैक्स भी देते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो रियासत है, जो स्टेट है, जो ख़ास तौर पर जो पहले तो खैर 22 घराने होते थे या 2200 घराने हैं, ये जो ताजिर सनतकार का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है जो ये लोगों की, जो आप कहते हैं कि जेबों से निकालता है, वो जो रॉबिन हुड की मिसाल दे रहे थे फारूक सलीम साहब? देखिए, इस वक्त मुजाहिद साहब तकरीबन जो दुनिया की आबादी है वो कोई 8.2 अरब लोग रहते हैं। ठीक। अब उसमें से 24 करोड़ रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान से बाहर जो है वो चीनी बिक रही है 36 सेंट का 1 किलोग्राम, यानी कि तकरीबन 104 रुपए की चीनी पाकिस्तान से बाहर 1 किलो की चीनी आपको मिल जाती है 104 रुपए की। अब पाकिस्तानी जो 24 करोड़ हैं वो कोई 204 रुपए दे रहे हैं। अब मजबूरी तौर पे हम 24 करोड़ पाकिस्तानी को 6 मिलियन टन चीनी सालाना इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब कि हम 600 अरब रुपया इजाफी देते हैं चीनी की मद में, सिर्फ चीनी की मद में। अभी आप सीमेंट को छोड़ दें, अभी आप बैंकिंग कार्टेल को छोड़ दें, अभी आप बीट के, अब बाकी अभी कार्टेल्स को आप छोड़ दें, सिर्फ चीनी के ऊपर फोकस कर लें क्योंकि आजकल उसी के ऊपर फोकस हो रहा है। अब मुझे बताइए कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानी, जिसमें तकरीबन 3.5 करोड़ खानदान बसते हैं, हर खानदान के ऊपर आप 5 लाख रुपया इजाफी चीनी, ये आपकी और मेरी और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से निकलता है। तो ये मुझे चैम्बर वाले बता दें कि ये किसकी जेब में जाता है। अभी 300 अरब की फिगर जो है वो आज अखबारात में छपी। मेरा हिसाब सिंपल है कि 6 मिलियन टन सालाना चीनी आप और मैं
और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 100 रुपया फी किलो हमारे ऊपर इजाफी बोझ है। तो ये 600 अरब रुपया जो है ये आपकी मेरी जेब से निकल गया है, ये तो हकीकत है। ये गया कहाँ है, इसका जवाब मुझे जी शम्स साहब सुना आपने, दीजिए जवाब। जी, आपका आई थिंक कि आपके जूम में कोई टेक्निकल कोई ग्लिच है जिसकी वजह जो से बात मुझे जो फारूक बात साहब की आपको आवाज नहीं आ जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते उसमें आप कहते हैं आवाज नहीं आ रही नहीं, है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जवाब आपको अभी बगैर सुने बता देता हूँ। नहीं बगैर पहले सुनेंगे आपने जवाब जो देंगे, वो बात तो ये कह रहे हैं, नहीं लाइटर वे में, और मैं सॉरी टू से नहीं, मैं देखिए, आपने वो तो ये कभी कह रहे हैं कि मुजाहिद जनाब साहब, आप 600 इतने अरब पुराने रुपया जो सीनियर है 600 अरब रुपया जो है। बेसिक इकोनॉमिक्स, मेरी बात सुने आप मुजाहिद साहब, या तो आप मुझसे बात कर लें या फिर अपना व्यू मुझे दे दें। देखिए, फारूक साहब भी बैठे हैं, इनको पता है कि जीडीपी आपकी कहां से आती है। 3 जगह से, सर्विसेज सेक्टर से आती है, आपकी एग्रीकल्चर से, आपकी इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री 69% टैक्स देता है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साबिक नायब सदर। उस इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस के जो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो भी आ जाते हैं, टैक्स पेयर सारे आते हैं। 69% सबसे ज्यादा इंडस्ट्री दे रही है। उसकी ग्रोथ डाउनवर्ड हो गई क्योंकि वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, उसके ऊपर बोझ टैक्सों का लाद दिया गया। जबकि आपका जो एग्रीकल्चर है, जिसके ऊपर आपके ये सारे फ्यूडल लॉर्ड पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो टैक्स की पॉलिसियां और मुख्तलिफ पॉलिसियां बनाते हैं, वो सारे के सारे कितने अरब टैक्स देते हैं, ये बताएं आप मुझे। दूसरी बात, फिर आपके इसके अलावा आप देखें सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर ये आपके होलसेल रिटेलर आते हैं, ये जो आपके अकबरी मंडी के बैठे हुए, फैसलाबाद मंडी के बैठे हुए, या कहीं भी दुकानदार हैं या गल्ला मंडियां हैं, आपकी पूरी एग्रीकल्चर की जो कमोडिटीज हैं, सिवाय कॉटन के, आपके ऊपर बाकी चीजों पे आपकी कहीं से भी टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं आती। आपने देखा होगा कि जो आपको सामने मीडिया में बहुत सारी चीजें आई होंगी कि ये ना सिर्फ टैक्स देते हैं, अभी चीनी की आपको बताता हूं कि डीलर हजरात जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आप अगर एफबीआर जो है उनको मॉनिटर, उनको कहती है कि कंप्लायंस एफबीआर का काम होता है कराना, मेरे ऊपर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, मैं टैक्स दे रहा हूं, इंपोर्ट करने वाला टैक्स दे रहा है, लेकिन जो सर्विसेज दुकानदार टाइप के लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि ग्रोथ इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर की आई है। आप बिलाशुबा आप बिल्कुल सही कहते हैं कि सैलरीज के ऊपर बोझ डला। आप पे बोझ क्यों डला कि आपकी गर्दन एफबीआर के हाथ में आसानी से आती है। आप जब मालकान से तनख्वाह लेते हैं तो उसके ऊपर टैक्स कट के आपको तनख्वाह मिलती है। इसी तरह से वो कारोबारी लोग जो अपनी कंपनी में अपने पे सर्विस पे लगे हुए हैं, उनके शम्स साहब वो ये कहते हैं कि जो 600 अरब रुपए, यानी जो 100 रुपए की चीनी जब हमसे 200 रुपए की ली जाती है, तो 600 अरब रुपया जो है वो जो बोझ आप हम पे डालते हैं, जो जो कमा रहे हैं वो लोग। हम तो 300 अरब एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आप मानते हैं बात? नहीं, मैं कहता हूं बिल्कुल कि जो आपके टैक्स निजाम को मैंने कहा ना कि फ्लॉड है, जो गलत है, करप्ट टैक्स निजाम है, वो आपको एक तरफ एटसोर्स टैक्स बड़े उस पर लगा के कलेक्ट कर लेता है और कंज्यूमर से निचोड़ता है। अच्छा, एक शब्द में एक और पहलू से फारूक साहब से इस्तेफादा हासिल हूं। फारूक साहब ये जो इधर हालिया आवाज मुझे सुनाएं ताकि मैं आपको पूरी आवाज का जवाब दूं। और फारूक भाई साहब ये कराची में मैं क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, ये कराची वाले शायद नहीं आवाज आपका सुना नहीं दे रहे। वो नहीं, मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूं, लेकिन आपने अपना मैं यहाँ बुला लेता आपको, माइक है वो बंद किया हुआ है। मुझे पता नहीं था, वरना मैं आपको साथ बैठा लेता। मैंने तो आपके बंदे से कहा था कि मैं वहां आ जाता हूं। मैं तो आपसे मुलाकात एक अरसे से नहीं हुई, लेकिन अगर आप अपनी टीम को अभी भी कहें स्टूडियो में कि जो जूम का कनेक्शन मुझे दिया है, आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकता हूं, लेकिन फारूक साहब को मैं नहीं सुन सकता। चलें शम्स साहब कर लेते हैं। फारूक साहब, मैं सिर्फ अगर और ज्यादा स्पेसिफिक बात करूं कि ये जो बताइए कि पिछले 1.5 से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वजीर ख़जाना दौरे कर रहे हैं, आलमी बैंक, उज़्बेकिस्तान, फलां, ये वो, हर रोज़ नई खुशखबरियाँ, सऊदी अरब, मतलब कि इस 1.5 साल में ऐसा कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट आया है? खैर महंगाई, और वो चीनी ले बैठी, आप कह रहे हैं तारीख की कमतर तरीन सतह से। अब आप HBL से PCL तो कोई अच्छा चल रहा था, सही है, ऊपर नहीं कैसा चल रहा था वो तो छोड़िए, उनको खजाना दे दिया, मैं इस पर नहीं तबसरा करूँगा, बादशाह लोग हैं, जिसको जो चाहे दे दें। तो फारूक साहब ये जो हमें बताएं ना कि ये जो कह रहे हैं तारीख की कमतर तरीन सतह पर जो आ गई, वो कह रहे हैं रफ्तार कम हुई है, बताइए फारूक साहब। जी, क्या सवाल आप रिपीट कर दिया करें ना, मुझे मैं फारूक सलीम साहब इधर एक बात क्विक पूछ लूं। जी फारूक भाई। जी मुजाहिद साहब, आपने थोड़ा सा टेक्निकल सवाल किया है। आप मेरा और अपना आप कम्युनिकेशन रखें, उनका तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। जी जी एक मिनट, जी फारूक साहब। जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अभी फारूक साहब तक नहीं पहुंच रही, पता नहीं क्यों नहीं। जी जी फरमाइए फारूक भाई। मुजाहिद साहब, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल किया है आपने
जब हम मईशत के बारे में या माशी इशारियों के बारे में बात करते हैं तो एक सिक्का समझ लीजिए, उसके दो रुख हैं। एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर। देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत सारी हुकूमत को सक्सेस स्टोरी, कामयाबियां मिली हैं। हमारा जो रुपया है, आप वो देखिए कि पिछले कोई 1.5 साल से उस रफ्तार से डॉलर के सामने नहीं गिरा, तकरीबन काफी मुस्तहकम रहा है। 38 बिलियन डॉलर्स की जो रेमिटेंसेस आई हैं मुल्क के बाहर से, जो एक रिकॉर्ड है। 14 साल में पहली दफा जो हमारा तिजारती खसारा तकरीबन हर साल आया करता था, वो सरप्लस में बदला है मैं तो 2 फरूख साहब बिलियन मानूंगा डॉलर। ही नहीं। जब मैं शक्कर 200 रुपए लूंगा तो मैं क्यों मानूं आपके 38 अरब और खसारा, और ये मुझे तो नहीं चाहिए ये सब। मुझे नहीं चाहिए कि शक्कर मुझे मिले 150 रुपए। भाई साहब, मैं वहां पे आ रहा हूं ना, ये मैंने आपके सामने रखा एक्सटर्नल सेक्टर। अब जो हमारा इंटरनल सेक्टर है, जहां आप और मैं रह रहे हैं, जहां पे जिंदा पाकिस्तानी रह रहे हैं, वो बहुत ही संगीन और शदीद किस्म की तकलीफ से गुजर रहा है। और हुआ ये है कि पिछले कोई 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर कीमतें जो है वो 70 से 80% मेरे तखमीने के मुताबिक वो बढ़ गई हैं, और तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अब आम पाकिस्तानी का हाल ये है कि उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई। अब जब मैं बिजली का बिल देता हूँ, बच्चों की फीस देता हूँ, गैस का बिल देता हूँ, उसके बाद मेरी जेब में पैसा खत्म हो जाता है, और हुकूमत मुझे बताती है फरूख कि साहब, मीशत महंगाई के खिलाफ। मीशत मौजू ही ऐसा है कि वो जो चिंगम के खींचते ही चला जाता है। और मुझे जब शम्स साहब, मुझे इल्म है आप इस्लामाबाद में है, तो मैं आपको अपने स्टूडियो में ही जहमत दूंगा। अभी तो मुझे कहा जा रहा है कि जी मैं ब्रेक पर ही जाऊं और गुफ्तगू को यहीं समेटूं। सॉरी टू से कि आप लोगों से मैं मुकम्मल तौर नहीं कर सका। मुजाहिद वली के साथ रहिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इस हमारे स्टूडियो में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। देखिए, अगर कराची में होता तो फिर मैं अपने मोहतरम इमरान इस्माइल साहब के घर पर गुफ्तगू कर रहा होता। साबिक़ गवर्नर हैं। एक ज़माने में ये ज़्यादा इस्लामाबाद में होते थे, हम कम होते थे। इधर कुछ ज़रा मजबूरी के सबब यहाँ ज़्यादा होना हो रहा है। लेकिन बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू। और ये भी बताता चलूँ कि ठीक है, आजकल एक अरसे तक इमरान साहब ज़रा सामने नहीं रहे, लेकिन जिस दिन ये गवर्नर हुए तो पहले ही दिन सुबह इनके घर जाकर मैंने नाश्ता किया था। अब ये बड़ा अच्छा नाश्ता कराया हुआ, तो खाना भी शाम का भी अच्छा खिलाते हैं। तो ये बता दूं कि सहाफ़त में हम लोगों को यहाँ आजकल रवायत ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं रवायती आदमी हूँ, इसलिए जो हमारा ताल्लुक़ 2 दहाई से भी ऊपर है। अगर मैं ये कहूँ कि जितनी तहरीक इंसाफ की उम्र नहीं है, इतना इमरान इस्माइल से मेरी सलाम दुआ है। तो ठीक है ना इमरान भाई, मैं तो लाइव कह रहा हूँ, कोई गलत तो नहीं कह रहा आपसे? बिल्कुल ऐसा ही है जी, एब्सोल्युटली। इसलिए कि हमारे यहाँ जब सहाफ़त में या होती है, अगर आप कराची में होते और मेरे घर पे नाश्ता करते। जी जी, तो मैंने कहा पता है, मैं खुद भी नाश्ता बनाने का शौकीन हूं। नहीं, मुझे याद है नाश्ता भी अच्छा बनाते हैं और बड़ा। खैर, तो आमतौर पे हो गया ना कि एंकर, और जब चाहे कितने ही पुराना दोस्ती ताल्लुक़ वास्ता हो, तो हम तो रवायती आदमी हैं। लेकिन मैं बहुत ही ये अगर मुअद्दबाना अंदाज में ये कहूँ कि अब जबकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और मुझे ताल्लुक़ पता है शायद बहुत कम लोगों को कि आप कितने करीब बानी तहरीक से हुआ करते थे, क्या अब आपको लगता है कुछ पछतावा इस बात का है? क्योंकि तहरीक नहीं होती, आपको पता है पीपल्स पार्टी का मतलब है जरदारी, नून शहबाज जी का मतलब है नून लीग, तहरीक का मतलब है इमरान खान। तो आपको बानी तहरीक को छोड़ने पर पछतावा होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? मुजाहिद भाई, कई बार बात हो चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि ये सवाल बनते ही नहीं। इमरान खान को, ये पीटीआई को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता था। हमें तो जबरदस्ती छुड़वाई गई है पार्टी। अच्छा। और अगर अगर तहरीक इंसाफ की बात समझ नहीं आती कि किसी एक शख्स ने भी पार्टी जो है अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी है, तो ठीक है, फिर लेट इट बी दैट वे। मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान को बात समझ आए। अगर वो जब जब भी जेल से बाहर आएंगे, मुलाकात हो, बात हो, तो शायद उनकी समझ आए। शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी हो, नहीं, क्योंकि लेकिन अब इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की क्यादत जिन लोगों के हाथ में है, ना उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक वास्ता है, ना सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता है। वो या तो कॉम्प्रोमाइज हैं, या फिर वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं
इमरान खान की रिहाई से बहरहाल उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका बड़ा अफसोस है मुझे। मुझे अपनी पार्टी छोड़ने से ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि आज पार्टी जिन लोगों के हाथ में है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हैं। उन्होंने सौदे किए हुए हैं, वो सौदे सौदे करके यहाँ बैठे हुए हैं। खुशी है कि इमरान खान जेल में है और वो बाहर हैं और यहाँ मौज लगी पड़ी है। ये आप देखिएगा, ये 5 तारीख को भी इमरान खान की उम्मीदों पे पानी फेरेंगे। कुछ भी नहीं इन्होंने करना। ये मैं आई एम प्रिवी टू फ्यू पीपल जिन्होंने ये बातें तय की हुई हैं कि जी वो 5 तारीख को घर घर से भी नहीं निकलेंगे, जो पीटीआई के लीडर्स हैं। और ये आप देखिएगा अभी 5 तारीख को क्या होता है। लेकिन इमरान भाई, अगर आपने जो भी प्रेशर था, दबाव था, लेकिन यास्मीन राशिद समेत 2 साल से खवातीन जेलों में भी तो बैठी हैं, उन्हें तो नहीं छोड़ी। देखिए, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी इजाज और दीगर जो दोस्त और वर्कर्स जो इस वक्त जेल में हैं, मैं समझता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे या बहुत बड़े सियासी कद हैं उन लोगों के। मैं एक कमज़ोर आदमी था, एक थ्रेशोल्ड था मेरा अपना, मैं कहाँ तक प्रेशर ले सकता था, मैंने लिया। ये मौका तो मेरे पास भी था कि मैं कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता कि रहता मैं तहरीक इंसाफ में, लेकिन काम किसी और का करता। लेकिन मैंने इस चीज़ को गवारा नहीं समझा, ये मेरी फितरत में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं उन लोगों से बहुत बेहतर हूँ आज भी, और बहुत बेहतर अपनी ज़मीर के हिसाब से बहुत बेहतर हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ना मुनासिब समझा, मैंने अपनी रफाकतें छोड़ना मुनासिब समझा, लेकिन मैंने मुनाफिकत को नहीं अपनाया। और वो मुनाफिक जो आज भी पार्टी को घुन की तरह खा रहे हैं वो नज़र आते हैं आपको सामने बैठे हुए। लेकिन आपके उस वक्त छोड़ने से क्योंकि मैंने कहा ना, सिंध में 2-4 ही लोग होते थे। मैं तो, आपको याद है, मैं यकीनन होगा कि गाड़ी में आपके साथ बैठ के आते थे, उनमें आप होते थे, 1-2 और लोग होते थे। नहीं तो वो सारे ही छोड़ गए, असद उमर, अली जैदी, मैं, हम सारे ही छोड़ गए, क्योंकि हम सारे, मतलब मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ बरेली साहब, कि ये कोई आसान फैसला नहीं था हमारे लिए। मेरी तो आप समझिए सियासी पैदाइश ही पीटीआई में थी। मैंने पीटीआई बनाने वालों में से हूँ, पीटीआई ज्वाइन करने वालों में से नहीं हूँ। मैं 1993 से इमरान खान के साथ एफिलिएटेड हूँ। 30 साल की मेरी रफाकत है, दोस्ती है, मोहब्बत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। तो ये मेरे लिए इंतहाई मुश्किल मरला, मुश्किल फैसला था, जो मैंने बड़ा सख्त पत्थर, दिल पे पत्थर रख के मैंने ये फैसला लिया। लेकिन मैं इस बात पर खुश हूँ कि मैंने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके इस फैसले से और लोगों के मुकाबले में, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कितने करीब थे, बानी को ज़ाती तौर पर सदमा हुआ होगा? जाहिर हुआ होगा। और आपने यकीनन ऐसे पैगाम रसानी हद तक अपनी मजबूरियाँ बताई होंगी। नहीं, मेरे इत्तेफाक से उसके बाद मेरी बात उनसे हो नहीं सकी, 1-to-1 मुलाकात नहीं हो सकी, फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ थे सबके, फ़ोन पे ज़्यादा बात हो नहीं सकती थी। लेकिन उन्होंने एक पैगाम ये दिया था कि जब थोड़ा सा डस्ट सेटल होगी तो फिर बैठ के बात करेंगे। सो वो डस्ट ही कभी सेटल नहीं हुई, वो और तूफान में तब्दील होती गई। अब मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जो एक रास्ता अपनाना चाहिए था मफाहमत का, या देखिए, हम एक ग्रुप ये भी था पार्टी में जो इस पॉलिसी से इख्तिलाफ रखता था। इख्तिलाफ रखना कोई गद्दारी या कोई चीज़ नहीं होती। मैंने किसी की नौकरी नहीं की है, मैं इमरान खान का रफीक था, साथी था, मैं इमरान खान का मुलाजिम नहीं था। ठीक है ना? तो मैं इमरान खान के सामने अपनी बात रखने का हक भी रखता था और इमरान खान के सामने अपनी बात रखता भी था। और मैं, मतलब बबानी दौल, मैं इमरान खान के साथ कई दफ़ा, खान साहब के साथ इतफाक करता था और कई दफ़ा इख्तिलाफ करता था। आप गवाह हैं इस चीज़ के। और मैंने कभी इस चीज़ का खौफ मुझे नहीं रहा कि खान साहब नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब भी जो अच्छा, इमरान इस्माइल साहब, आप उन लोगों में हैं कि जिन्हें पॉलिटिकल एनिमल कहा जाता है, जो सियासत वगैरह रह नहीं सकते थे, ना रहते हैं। 1.5 साल आप खामोश रहे। चलें, अब आप अगर मुस्तकबिल की सियासत के बारे में सोचें तो तहरीक, चलें, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई नई जमात, या सियासत में इसी तरह सिर्फ टॉक शो तक सियासत रहेगी, या अमली तौर पर भी आएंगे? नहीं, अमली सियासत तो मेरी तहरीक इंसाफ के साथ थी और तहरीक इंसाफ के साथ ही रहेगी। नहीं होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे कोई हमारा सियासी मुस्तकबिल होगा। लेकिन बहरहाल मुल्क के लिए, खिदमत के लिए जो कुछ करना होगा करते रहेंगे, अपनी तई कोशिश करते रहेंगे। लेकिन सियासी करियर अगर परस्यू करना होगा या सियासत में आना होगा तो वो तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जिसके साथ सियासत हो सके। पर आप समझते हैं कि उसमें ये जो ख़ास तौर पर जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जैसे सानिया के 9 मई का, खान साहब को डार्क में रखकर, तारीकी में रखकर, जिन लोगों ने भी किया, और जो सबसे बड़ा कहा जाता है 9 मई, और उस पर 10-10 साल की सज़ाएँ भी हो रही हैं,
कहते हैं जी खुद खान साहब या और भी तोशाखाना केस, यानी उनकी जो सॉरी टू से करप्शन के लफ्ज़ इस्तेमाल जो अच्छा नहीं लगता मुझे कहते हुए, ये तमाम बातों के सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए, इमरान खान करप्ट तो नहीं है, ये बात तो 100% पक्की। दूसरी चीज ये कि वो जो उनके इर्द गिर्द लोग थे वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर जरूर खान साहब को भी गौर करना चाहिए। और उस्मान बुज़दार की ये चीज़ें भी सामने हैं, दूसरी वो फरा की चीज़ें भी सामने हैं, और भी लोगों की चीज़ें सामने आती हैं, तो उनको ज़रूर देखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वाकई करप्शन हुई हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो करप्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि इमरान खान ने लगाया, तो लिहाजा उनको जरूर चेक करना चाहिए। बुज़दार की तो खास तौर से नज़र आती हैं चीज़ें सामने। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान की ज़ात की अगर हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार सियासी पाकिस्तान की सियासत में आज कोई भी आदमी नहीं है जो मुकाबला कर सके। तो इमरान खान का मुकाबला बनता ही नहीं किसी के साथ। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान की जो एक जो उन्होंने अबाउट टर्न लिया था प्रो एस्टैब्लिशमेंट से एंटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, तो उसमें पार्टी डिवाइडेड थी। आधी पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि हम किसी तरह भी एस्टैब्लिशमेंट से टकराव का बायस बने, एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट हम कॉन्फ्रंटेशन में जाए, जिसके ऊपर पार्टी में काफ़ी खींचातानी और काफ़ी तनाव आप कह लें कि वो हो गया था, क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल डायरेक्टली नाम लेकर एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद कर रहे थे और पार्टी नहीं, के लेकिन लिए उससे पहले ये भी तो हुआ ना इमरान इस्माइल साहब, मुझे शायद आखिरी बार गवर्नर हाउसी में जब चंद लोग हुए थे कि खान साहब को बाद में रियलाइज़ किया कि उन्हें इख्तियार नहीं लेना था। उन्होंने इख्तियार ऐसे ही लिया कि 4 बुकटियों की बैसाखियाँ ली, 9 MKM की बैसाखियाँ ली, 12 उसकी पकड़ी। अगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी तो उनकी भी तो ये बहुत बड़ी फाश गलती हिमालय से बड़ी कि उन्होंने बैसाखियों के सहारे इख्तियार लिया। और फिर एक जिनका नाम आता है कि एक मैं लेना भी नहीं चाहता उन साहब का नाम, जो उनके गाइड बन गए, उसी फिर वो बैसाखियाँ खींच ली गई, हुकूमत गिर गई। तो खान साहब का जो पस मंज़र था, आप ईमानदारी का कहें, शौकत खानम का कहें, क्रिकेट का कहें, उन्होंने क्यों लंगड़ा लूला इख्तियार लिया जैसा कि हमारे लेते रहे? देखिए, इमरान खान साहब इस बात पे तो 3-4 महीने बाद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था क्लोज डोर्स के अंदर कि गलती कर दी हमने इक़्तिदार लेके, हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए था, या हमें इक़्तिदार लेते साथ ही असेंबली डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था जब तक हमें मेजॉरिटी ना मिले। सिंपल, इस बात का तो एहसास हो गया था, बट आई थिंक इट वाज टू लेट एंड वी हैड टू परफॉर्म एंड डू समथिंग। तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज आफ्टर कॉम्प्रोमाइज होते गए कि कभी एमकेएम नाराज ना हो जाए। हमें ऐसे आपको एक बात बताऊं, हमें सबसे कम तंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एलाइज थे उसमें अगर किसी ने मिनिमम तंग किया हो या ना तंग किया हो, वो जीडी है, जिन्होंने सरप्राइजिंगली, क्योंकि हम समझ रहे थे क्योंकि कई जमातों का एक इत्तेहाद है तो इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो ज़्यादा सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग ज़्यादा सुलझे हुए, ज़्यादा समझदार साबित हुए, और उन्होंने पीर पगाड़ा साहब की सरबराही में उन्होंने कभी भी इमरान खान साहब को तंग नहीं किया। डिमांड्स उन्होंने रखी कि जो हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, फलां जगह ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने तंग सियासी तौर पे कभी तंग नहीं किया। जैसे एमकेएम से हमारी प्रॉब्लम्स हमेशा हर 10-12 दिन 15 दिन में एक दफ़ा उनसे मुलाकात, और उसमें उनका एक शिकायतों के अंबार और रोना धोना वो रहता था, अब हम छोड़ के चले जाएंगे, अब हम छोड़ के चले जाएंगे, 2,000 नहीं 3 दे दो वरना छोड़ जाएंगे, 3 ने फलाना कर दो वरना छोड़ जाएंगे। सो वो एमकेएम का एक मुसलसल लव हेट रिलेशनशिप हमारा चलता रहा, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम थी कि हम बगैर एमकेएम के हुकूमत चला नहीं सकते थे। हाँ इमरान भाई, आपको पता है एक तो खैर ज़रा ताख़ीर से आपने हमें ज्वाइन किया, अब क्यों ना आता हूँ आपके पास खाना खाने और फिर वहाँ तफसील से बैठकर रूबरू आपसे दो टोक गुफ्तगू। शुक्रिया। और मैंने जैसे कहा कि आपसे जो एक ताल्लुक़ वास्ता है, सियासत के उतार चढ़ाव अलग रहते हैं, लेकिन ये भी बड़ा मजबूत रिश्ता है जो हमारा आपका है, और ये रहेगा। और इंशाल्लाह मैंने जल्दी कराची आऊँगा तो आपके सामने हाजिर होऊंगा। शुक्रिया। मैंने कहा ना कि इमरान इस्माइल एक तवील ताल्लुक़ रहा है, और आमतौर पर जब हम स्क्रीनों पे लाइव आते हैं एंकर तो स्कोरिंग करते हैं, और कम से कम मुझसे ये नहीं होता रवायत का पासदारी की। बहुत सारे उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिसका उस पर मैं बहुत सारे सवाल उठा सकता था। इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि इसके साथ ही मुजाहिद को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त दीजिए।